हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अब हमने बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के अंदर से वे पॉइंट्स निकालकर आपके सामने रखने शुरू कर दिए हैं जो आज तक किसी भी विद्यार्थी, अध्यापक, एडवोकेट, जज या जूरिस्ट के द्वारा देखे भी नहीं गए हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है न भूतो न भविष्यति। आज बारी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए की। इस नए भारतीय कानून ने डिजिटल डेटा को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है। आज का जमाना डिजिटल नैरेटिव का हो गया है, जहां एक अदृश्य बाइनरी कोड किसी भी आरोपी की किस्मत को लिख सकता है। लेकिन क्या वह कोड कानून की कसौटी पर शुद्ध है? जो बीएसए में कहा गया है, क्या वह उस कसौटी पर शुद्ध है? एविडेंस एक्ट के समय में डिजिटल डेटा को एक एविडेंस माना जाता था, लेकिन नया बीएसए डिजिटल डेटा को एविडेंस नहीं मानता बल्कि केवल एक टेक्निकल इवेंट मानता है। यह बिल्कुल एक नया दृष्टिकोण है जो आज तक किसी भी जानकार ने न पढ़ा है, न देखा है, न समझा है, न समझाया है। इस डिजिटल डेटा को प्रूव करने के तरीके भी बीएसए के तहत बदल गए हैं। यह कहना बिल्कुल गलत है कि जो सर्टिफिकेट पहले 65 एविडेंस एक्ट में दिया जाता था, वही सर्टिफिकेट अब 63(4) बीएसए में दिया जाता है, क्योंकि दोनों में दिन रात का अंतर है और वही अंतर आज हम सीखने वाले हैं। हम यह भी देखेंगे कि डिजिटल डेटा के सर्टिफिकेट 63(4) बीएसए को लेकर पुलिस लगातार गलतियां कर रही है, प्रोसिक्यूशन लगातार गलत सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जबकि हमारे डिफेंस काउंसिल उनको पकड़ने में लगातार चूक रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे हैं जो कभी किसी ने पढ़े नहीं हैं। इन पर आज हम विचार करेंगे। आप इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि नया कानून 63(4) बीएसए पुराने कानून 65 एविडेंस एक्ट का कोई रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 65 एविडेंस एक्ट के स्थान पर अब 63(4) बीएसए आ गया हो। इनमें मूलभूत अंतर है दोनों में। जहां पुराना कानून 65 एक कमजोर और धूल भरी हुई खिड़की के जैसा होता था, वहीं पर 63(4) बीएसए एक लोहे का अभेद्य द्वार है जिसे केवल कानून के कठोर पालन के सहारे ही खोला जा सकता है। इन दोनों कानूनों के बीच में हमने 8 अंतरों को चिन्हित किया है। सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूरी टेबल हम आपको दिखा रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। इन 8 अंतरों में से 4 प्रमुख अंतरों पर हम आज गहन चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे इनमें से कोई भी अकेला अंतर यदि ठीक ढंग से परसू किया जाए तो पूरे के पूरे प्रोसिक्यूशन केस को बैठा सकता है। ये ऐसे अंतर हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे कि आप अपने केस को एक भी प्रूव कर दें अंतर को, तो आपका पूरा डिजिटल डेटा पर एविडेंस बेकार हो जाएगा। आपका या आपके क्लाइंट का बरी होना बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन पूरे के पूरे 8 अंतरों पर बात करनी बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज हम 63(4) बीएसए और 65 एविडेंस एक्ट के बीच में केवल 4 महत्वपूर्ण अंतरों की चर्चा करेंगे। ये हम आपको दूसरी टेबल में सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप उसको देखिएगा। और ये 4 बिंदु होंगे कि दोनों के सर्टिफिकेट्स का स्वरूप अलग अलग है, इनकी फॉर्मेटिंग अलग है। दूसरा अंतर है कि बीएसए में एक नए कानून का नया पैरामीटर कंपलसरी बना दिया गया है जिसे हैश वैल्यू कहते हैं। अब हम इस हैश वैल्यू पर भी अध्ययन करेंगे। तीसरी बात है कि नए व पुराने सर्टिफिकेट पर अलग अलग लोगों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। पुराने में कोई और हस्ताक्षर कर सकता था, नए में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर कंपलसरी कर दिए गए हैं। और अंतिम अंतर इनके बीच में है कि दोनों एडमिसिबिलिटी के पैमाने पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अब ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिनमें आप 63(4) बीएसए के सर्टिफिकेट को खट से इनएडमिसिबल करार दिलवा सकते हैं। 63(4) बीएसए और 65 एविडेंस एक्ट के बीच में सबसे बड़ा पेच उनके फॉर्मेट को लेकर है। यानी कि जो आज के 4 महत्वपूर्ण अंतर है उनमें से हम पहले की बात कर रहे हैं। 63(4) बीएसए का सर्टिफिकेट पुराने सर्टिफिकेट 65 एविडेंस से अलग होता है, जबकि 98% मामलों में पार्टीज वही पुराना फॉर्मेट प्रयोग कर रहे हैं। 63(4) बीएसए का सर्टिफिकेट उस शेड्यूल की सटीक कॉपी होना चाहिए जो एक्ट में पीछे दिया गया है, छपा हुआ है, वहां पर आप उसको पढ़कर देखेंगे।
यदि इस फॉर्म का एक कॉलम भी अधूरा है या उसकी टेक्निकल टर्म्स में मामूली सी भी गलती या हेरफेर कर दी गई है तो इससे पूरे डिजिटल डेटा की एडमिसिबिलिटी को भंग कर दिया जाएगा। कोर्ट कचहरियों में अक्सर देखा यह जाता है कि पुलिस वाले पुराने छपे हुए फॉर्म्स पर ही पेन से काटकर सेक्शन 63(4)(BA) लिखकर ले आते हैं और सबसे घातक कानूनी भूल कर बैठते हैं। डिफेंस काउंसिल बेचारे क्रॉस में केवल इतना पूछते हैं, मेरा कहना है कि आप यह गलत सर्टिफिकेट 63(4)(BA) लेकर आए हैं और गलत सर्टिफिकेट को फाइल कर रहे हैं। हमारे वकील साहिबान के इस गलत सर्टिफिकेट पर किए जाने वाले गलत क्रॉस एग्जामिनेशन का मुख्य कारण यह है कि जैसे पुलिस वाले साहब अज्ञानी थे वैसे ही हमारे वकील साहब भी उसी दर्जे के महाज्ञानी हैं। जब भी आपको ऐसा बिगड़ैल फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट दिखाई दे वह क्रॉस करें जो हम आपको बताने वाले हैं और अंत में यह सजेशन दें कि आपके द्वारा लगाया गया सर्टिफिकेट 63(4)(BA) से स्टैट्यूटरी शेड्यूल की कॉपी नहीं है, इसीलिए आपके द्वारा फाइल किया गया पूरा डिजिटल डेटा इनएडमिसिबल है और आप देखेंगे कि प्रोसिक्यूशन यहां से आगे उठने के लायक बचेगा नहीं। जिन 4 अंतरों की बात आज हम करने वाले हैं उनमें से दूसरा अंतर है डिजिटल डेटा की हैश वैल्यू। यह एक अनसुनी गहराई है जो हैश वैल्यू की बाइनरी कोडिंग में छिपी होती है, लेकिन अब यह गहराई आपके अध्ययन का विषय नहीं रह गया है बल्कि कानून की अनिवार्यता बना दी गई है। आईओ की पसंद या नापसंद से यह नहीं लिखी जाएगी। पुराने आईओ साहब अपनी मर्जी से कोई भी पेन ड्राइव मालखाने में जमा करवा देते थे, लेकिन अब उन्हें उस फाइल की हैश वैल्यू कोर्ट में साबित करनी होगी। डिजिटल डेटा की हैश वैल्यू यह सुनिश्चित करती है कि जिस समय फाइल पकड़ी गई थी, जब्त की गई थी और जब वह कोर्ट में पेश की जा रही है एविडेंस के रूप में, तो इस दौरान डेटा में एक भी पिक्सल का बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि आईओ अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से छेड़छाड़ करेगा तो वह कोर्ट में फंस जाएगा। हैश वैल्यू हर डिजिटल डेटा की एक यूनिक मैथमेटिकल पहचान होती है, अद्वितीय गणितीय संज्ञा होती है। यदि आपने उस डिजिटल डेटा के साथ कुछ छेड़छाड़ की तो पूरा का पूरा गणित उसका बदल जाएगा और वह पकड़ में आ जाएगा। यदि मूल डिवाइस और आपकी पेन ड्राइव की हैश वैल्यू अलग अलग है तो यह पक्का सबूत है कि डेटा के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, जिसे आप कानून में टेम्परिंग कहते हैं। क्रॉस के दौरान आप आईओ से पूछिए कि क्या उसने कोलिजन चेक किया था या किस स्पेसिफिक एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए उसने यह हैश वैल्यू निकाली थी, MD5 था या SHA-256 था। ऐसे सवालों को सुनते ही आईओ अपना पसीना पोंछने लगेगा। यदि सर्टिफिकेट में हैश वैल्यू का मिलान गायब है तो वह डेटा कानूनन टेम्पर्ड माना जाएगा, क्योंकि कानून अब पुलिस का भरोसा नहीं रह गया है बल्कि बाइनरी इंटीग्रिटी की डिमांड करने लगा है। आज के 4 अंतरों में से तीसरा और सबसे घातक पेच डिवाइस के कंट्रोल और टेक्निकल मैनेजमेंट को लेकर होता है। पुराना सर्टिफिकेट 65B एविडेंस एक्ट इस मामले में लगभग गूंगा सा बना रहता था। आज थानों में कोई भी आईओ या डीओ ड्यूटी ऑफिसर उस सर्टिफिकेट को साइन कर देते हैं, लेकिन यहाँ कुछ सवाल होते हैं जो आप उनसे पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि क्या साइन करने वाले के पास उस डिवाइस का एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज था? क्या उन्हें उस इनक्रिप्टेड सर्विस का पासवर्ड भी पता था? 63(4)(BA) से कहता है कि सर्टिफिकेट वही व्यक्ति देगा जिसके पास उस डिवाइस का टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल हो। तो हमारे पुलिस वालों को तो ये भी नहीं पता होता कि ये क्या बला होती है। यदि ऐसा पुलिस वाला जो कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं है वह 63(4)(BA) का सर्टिफिकेट साइन करता है तो इस लीगल डिफेक्ट को बाद में सुधारा भी नहीं जा सकता। यह एविडेंस एक्ट से अलग है 65B वाले से। उसमें तो शुरू से आखिर तक कभी भी उसको सुधार सकते थे, सही करके आप अपना सर्टिफिकेट दे सकते थे, लेकिन यहाँ यह सुविधा BSA ने बंद कर दी है। क्रॉस में आप साइन करने वाले पुलिस वाले से पूछिए कि क्या आपके पास उस कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस था जिससे वह डेटा निकला, और यदि नहीं था तो आपने यह कैसे सर्टिफाई किया कि सिस्टम ह्यूमन एरर से मुक्त था।
यह भी आप उससे पूछ सकते हैं कि बताओ, बिना रूट एक्सेस के या बिना सिस्टम लॉग्स के आपने कैसे चेक किया और कैसे बताया कि डेटा बैकअप के टाइम पर डिवाइस में दूसरी प्रोसेस या कोई मेलवेयर चल नहीं रहा था या चल रहा था। और आप पाओगे कि आईओ तो बस इसमें बैठ जाएगा। आज हम जिन 4 अंतरों की बात कर रहे हैं दोनों कानूनों में, उनमें से चौथा पेश होता है प्रोसीजरल रिगर का, जिसे हम कह सकते हैं प्रक्रियागत कठिनाइयों का, जिसमें 3 चीजें आती हैं। स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल कंप्लायंस आता है, प्रोसीजरल सैंक्टिटी आती है, और तीसरी चीज है मैंडेटरी एडहियरेंस। ये वाले 3 तत्व इसमें होते हैं। यदि ये तीनों एलिमेंट नहीं हो तो इसको हम फैटल फ्लॉ कहते हैं, यानी कि इसका मारा फिर अब पानी नहीं मांगेगा। सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट के समय इन्वेस्टिगेशन से लेकर ट्रायल की समाप्ति तक जब आईओ का मन आए वह सर्टिफिकेट कोर्ट में लगाया जा सकता था, लेकिन 63(4) BSA ने कंपलसरी कर दिया है कि यदि चार्जशीट फाइल करते समय सही सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है तो बाद में उसे दाखिल नहीं किया जा सकता है। 63(4) BSA का सर्टिफिकेट हमेशा चार्जशीट के साथ फाइल पर लगा होना चाहिए, वरना तो बाद में उसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट के रूप में फाइल नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्रॉस में बस यह पूछना काफी है कि आपने यह सर्टिफिकेट 63(4) BSA चार्जशीट के साथ फाइल किया था या उसके बाद में फाइल किया था, और इससे आपके आईओ के द्वारा, आपके प्रोसिक्यूशन के द्वारा लगाया गया पूरा डिजिटल डेटा स्वाहा हो जाएगा। इसके साथ ही डिजिटल डेटा का अध्ययन करते हुए आपको यह भी जानना चाहिए कि मेटा डेटा किसी भी डिजिटल डेटा की आत्मा कहलाता है। जैसे किसी गीली जमीन पर पैर रखने से पैरों के निशान छप जाते हैं, वैसे ही डिजिटल डेटा की फाइल को छूने मात्र से उसके अंदर का लास्ट एक्सेस्ड टाइम बदल जाता है। यदि पुलिस ने डिवाइस जब्त करने के बाद उसे बिना राइट ब्लॉकर के केवल चेक करने के लिए भी ऑन कर दिया तो उसका लास्ट एक्सेस्ड टाइम बदल जाएगा। जब आप डेटा की प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे तो उसमें लास्ट एक्सेस्ड टाइम वह होगा जब आपने अंतिम बार उसको चेक किया था। यानी कि यदि लास्ट एक्सेस्ड टाइम पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब्ती के बाद का पाया जाता है तो यह मानने का आधार हो जाएगा कि पुलिस ने जब्ती के बाद इस डेटा में कुछ हेरफेर की है। इसे हम कहते हैं कि इस डेटा में अब ह्यूमन एरर या मानवीय छेड़छाड़ हो चुकी है। अब यह डेटा वैसा नहीं रहा जैसा मौके पर जब्ती के समय था। इस पॉइंट का क्रॉस पूरे प्रोसिक्यूशन केस को ध्वस्त कर देता है। आप पुलिस वालों से पूछिए कि सर्टिफिकेट में कहां लिखा है कि जब्ती के समय आपने राइट ब्लॉकर का उपयोग किया था, यानी कि आपके द्वारा जब्त किए गए इस डिजिटल डेटा का पूरा ही मेटा डेटा दूषित है और ट्रायल में भरोसा करने के लायक नहीं है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट में नहीं लिखा प्रोसिक्यूशन उसे बाद में कोर्ट में प्रूव ही नहीं कर सकता। हमने जिन टेक्निकल ग्लिचेस, तकनीकी गड़बड़ियों की ओर संकेत किया है, और जब उनके ऊपर आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, आपके क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा वह डिजिटल डेटा इनएडमिसिबल करार दिलवा दिया जाता है, कोर्ट करता है। ये इसे डिजिटल सुसाइड बाय द प्रोसिक्यूशन डेटा कहा जा सकता है। यहां तक आते आते 63(4) BSA की कानूनी असफलताएं ही डिजिटल डेटा को अस्वीकार्य बना देती हैं। कोर्ट उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एग्जिबिट के रूप में पढ़ ही नहीं सकता है जिसमें आपने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ये तमाम तकनीकी खामियां गिनवा दी हैं। प्रोसिक्यूशन का डिजिटल ब्रह्मास्त्र बच्चों का एक टूटा हुआ खिलौना बन जाता है, बिल्कुल अनुपयोगी। बीएसए ने हर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस बनाकर आरोपियों पर वार किया था। आपको याद होगा, हमने पहले अपनी वीडियोस में कहा है। लेकिन इंडियन लीगल सिस्टम ने इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के टायर में एक डिजिटल पंक्चर कर दिया है और अब इसे बिना पहिए की एक रिक्शा बना दिया है जो सड़क किनारे पड़ी हुई है। इंडियन लीगल सिस्टम का संकल्प फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स को लीगल वारफेयर के लिए एक अपराजेय योद्धा बना देना है।
हम सूखे सेक्शंस को बांटकर नहीं सुनाते, बल्कि ऐसा एक एक्सरे विजन देते हैं जो प्रोसिक्यूशन के हजारों पन्नों के झूठ को एक पल में तार तार कर देता है। हमारा यकीन है कि भविष्य की वकालत अब भारी बस्तों में नहीं हुआ करेगी, बल्कि 63(4) BSA जैसे डिजिटल फिल्टर्स और उनके बाइनरी कोड्स की समझ में हुआ करेगी। हम ऐसे लीगल लड़ाके तैयार करना चाह रहे हैं जो अपनी टेक्निकल स्किल्स के द्वारा फैब्रिकेटेड एविडेंस के किलों को भेद सकें। इंडियन लीगल सिस्टम का मिशन बिल्कुल स्पष्ट है, निर्दोष की सुरक्षा हो और एडवोकेट का कंप्लीट डिजिटल सशक्तिकरण हो। आइए इस हवन में हम सब अपने हिस्से की आहुति दें। आप जब हमारे मेंबर बनकर अपने केस के PDF कागजात हमको भेजेंगे तो हमारे एडवोकेट्स की टीम उन कागजात को पढ़कर आपके केस की एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें आपके केस की वर्तमान स्थिति और संभावित भविष्य बताया जाएगा। वैशिंग और डिस्चार्ज पर बताया जाएगा और मेंबर्स को यह मुफ्त बताया जाएगा। आपको ध्यान यह रखना है कि पूरे केस के कागजात साफ साफ और पढ़ने योग्य हों। चादर बिछाकर मोबाइल से PDF बनाने पर उनको पढ़ना कठिन होता है। जितना पढ़ने में आसानी होगी रिपोर्ट उतनी ही अच्छी बन पाएगी, क्योंकि पूरा ध्यान कानून पर रहेगा। केस में कोई कठिनाई आने पर या पर्याप्त कानूनी सलाह के अभाव में परेशान होने पर आप हमारी रिपोर्ट से जानकारी और स्पष्टता दोनों पा सकते हैं, बिना कोई खर्च किए हुए पा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि कागजात पूरे भेजें और साफ व पठनीय भेजें।